गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर की आज हम सेकेंड यूनिट की पहला टॉपिक है हमारा बाज़ार प्रवेश व्यू रचनाएं यानी मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजीज़। जब अभी तक हमने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसकी महत्व, उसमें आने वाली समस्याएं, चुनौतियां और बाज़ार में जब हम प्रवेश करते हैं तो क्या क्या हमें बातें ध्यान में रखनी चाहिए या बाज़ार चयन प्रक्रिया क्या है। आखिरी हमारा टॉपिक था इससे पहले वाला बाज़ार चयन प्रक्रिया, यानी हमें बाज़ार का चयन कैसे करना चाहिए और क्या क्या बातें चयन करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात आती है कि जब बाज़ार में हमें ये पता चल गया कि बाज़ार हमारे लिए कौन कौन से अच्छे हैं। सपोज़ मैंने अपने कपड़ों के लिए चुना बाज़ार कनाडा, जापान और चाइना। 3 जगह मेरे कपड़े अलग अलग देश हैं, अलग अलग जगह जाने। तो अब ऐसी क्या व्यू रचनाएं हैं, यानी ऐसा क्या कारक हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो ये आता है किस तरह से प्रवेश किया जाए और अपने उत्पाद को संपूर्ण बाज़ार में कैसे फैलाया जाए, उसके लिए हमें अलग अलग व्यू रचनाएं चुननी पड़ती हैं। व्यू रचना यानी अलग अलग मोड, अलग अलग तरीके, जिन्हें आसान भाषाओं में मैं आपको समझाऊं तो अलग अलग तरीके कौन कौन से हैं जिनसे हम बाज़ार में प्रवेश कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ है वांछित अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के संबंध में कंपनी के लक्ष्य, प्रत्याशित भौगोलिक कवरेज और विदेश में सम्मिलित होने की समय सीमा। हमें सबसे पहले चीज़ ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी कंपनी के लक्ष्य क्या है, हमें क्या क्या हमारे पास टारगेट है, हमें क्या चीज़ को हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में हमें अपनी कंपनी को क्या निर्यात करना है। फिर भौगोलिक कवरेज, मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ कि चाइना का अलग टेम्परेचर और क्लाइमेट है, वेदर अलग है और उनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग है। जापान एक आइलैंड है जो पानी से घिरा हुआ है, तो उनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग है। और कनाडा बिल्कुल एक अलग भौगोलिक परिस्थिति वाला देश है जहाँ पर ठंड पड़ती है, साल के 6 महीने बर्फ़ पड़ती है। चाइना हमारी तरह, भारतवर्ष की तरह गर्मी पड़ती है, एशिया की कंट्री है। मैंने इसलिए आपको 3 एग्जाम्पल से समझाया। एक पानी में का द्वीप है, एक ठंडा प्रदेश है और एक हमारी एशियन कंट्री है। और हमारी समय सीमा, तीसरी चीज़, जैसे कि हमें कितने समय में हमें ये निर्यात करना है। ऐसा तो है ही नहीं कि हम साल भर एक ही चीज़ को बेचते रहेंगे। हमें समय सीमा तय करनी पड़ती है कि मुझे 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर, या अगर पेरिशेबल चीज़ें हैं जैसे कि फल फूल सब्जियाँ, ये तो 3 दिन में होती है, तो ये हमारी समय सीमा होती है। विक्रय और संपत्तियों के संबंध में कंपनी का आकार, हमारी कंपनी कितनी बड़ी है और हमारा विक्रय करने की क्षमता कितनी है। मैंने तो मान लिया कि मैं तो जापान भेज रही हूँ साहब, और जापान भेजने में क्या है, मेरे को 10 करोड़ का ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन क्या मेरी कंपनी के पास 10 करोड़ का ऑर्डर बनाने की क्षमता है? क्या हमारी कंपनी, मेरी जो इकाई है, प्रोडक्शन यूनिट है, क्या वह हमारी इतनी मशीनों से या इंफ्रास्ट्रक्चर से या लेबर से या कारीगरों से क्या इतनी परिपूर्ण है कि हम 10 करोड़ का ऑर्डर पूरा कर पाएँ? तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर है कंपनी के उत्पाद रेखा, यानी कि मेरा प्रोडक्शन लाइन। आप फर्स्ट पेपर में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन लाइन और उत्पाद की प्रकृति, यानी कि मेरा उत्पाद कैसा है, किस तरह का है, मेरे उत्पाद की क्या क्या खासियत है और उसकी प्रकृति, यानी कि मेरे उपभोक्ता कैसे हैं। मेरे जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कॉटन के कपड़े की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम वस्त्रों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे उदाहरण में। तो अगर मैं सूती कपड़े बना रही हूँ, तो मैंने आपको 3 देश चुने। तो अगर मैंने ये सूती कपड़ों का प्रोडक्शन मेरा अक्टूबर में चल रहा है, क्योंकि आने वाला समय अक्टूबर है, तो मैं आपको सर्दियों के लिए बताऊँ तो इस समय तो कनाडा में बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। तो क्या आपके सूती कपड़े वहाँ पसंद किए जाएंगे? फिर है जापान। इस समय जापान में क्योंकि उमस रहती है, वहाँ ह्यूमिडिटी है, वहाँ पानी है, तो इस समय जापान में आपके कपड़े अच्छे पसंद किए जाएंगे। और साथ साथ चाइना में भी पसंद किए जाएंगे, क्योंकि हमारी तरह देश के, हमारे भारतवर्ष की तरह वहाँ भी बारिश और इस समय तो हुमस के समय ऊनी सूती कपड़ों का पसंद किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें प्रकृति के ये हमें उत्पाद रेखा और उत्पाद की प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए। विदेश में प्रतिस्पर्धा, यानी हमारा कंपटीशन, जो हम प्रोडक्ट उतारने वाले हैं बाज़ार में, क्या उस प्रोडक्ट को हम
उस प्रोडक्ट का हम हमारे जैसा और भी कोई कॉम्पिटिटर है या कोई और भी इसको बनाने वाला बैठा है, अगर ऐसा है तो हमें पहले उसके बारे में पता कर लेना चाहिए। फिर सार रूप में अगर हम अब इन शॉर्ट बात करें तो हमारी कुछ विकल्प ऐसे हैं, कुछ व्यूह रचनाएं ऐसी हैं जो हम आसानी से बाज़ार में उतार सकते हैं। होने को तो बहुत सारी व्यूह रचनाएं होती हैं, लेकिन चूंकि आपके कोर्स के लिए आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड या वस्त्रों से रिलेटेड पढ़ना है, तो मैंने इनको शॉर्ट कर दिया है और आपको कुछ व्यूह रचनाएं जो आपको पता होनी चाहिए, जो बहुत कॉमन हैं, वो आप आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग, फिर निर्यात, अनुबंध निर्माण, असेंबली ऑपरेशन, संयुक्त साहस और संविलियन और अधिग्रहण। लाइसेंसिंग क्या होता है बच्चों? लाइसेंसिंग एक विदेशी बाजार में जाने का, प्रवेश करने का सबसे सरल तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय विपणनकर्ता को न्यूनतम संसाधनों और प्रयासों की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस के अंतर्गत एक फर्म किसी दूसरे देश में स्थित फर्म को बौद्धिक संपदा यानी कि उसका पेटेंट, उसका व्यापारिक चिन्ह, उसका स्वामित्व अधिकार, टेक्नोलॉजी, विपणन चातुर्य आदि यूज़ करने का लाइसेंस देती है। लाइसेंस देने वाला देश या फर्म को लाइसेंस का प्रयोग करने वाले को निश्चित रॉयल्टी और शुल्क प्राप्त होता है। अब ये लाइसेंसिंग प्रथा ज़्यादातर कौन यूज़ करता है? विकसित देश, जैसे अमेरिका। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका एक विकसित देश है, वहाँ पर लोगों को उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास ब्रांड नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं सबसे अच्छा आपको उदाहरण दूंगी इसमें, लिवाइस जीन्स। लिवाइस जीन्स लगभग 150 साल पहले वहाँ के जब हम जीन्स का नाम भी नहीं जानते, क्योंकि हमारी देश की परंपरा कभी भी जीन्स की नहीं रही है। क्या हमने कभी जीन्स पहने? हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पूर्वजों ने कभी भी जीन्स की प्रथा नहीं रही। तो वहाँ पे सबसे पहले जीन्स पहनी जाती थी और वहाँ की जो पहली कंपनी आई वो आई लिवाइस। अब सालों से लिवाइस का नाम, क्योंकि अमेरिका से जुड़ा हुआ है, तो अमेरिका ने इसकी क्या देना शुरू किया? लाइसेंसिंग। अब जैसे मेरे भारत देश में अगर मुझे, क्योंकि मैं यहाँ का जो युवा वर्ग है वो आज के ज़माने में आपने देखा होगा जीन्स उनके एक रोज़मर्रा के कपड़ों में हो गया है शामिल। तो अगर मुझे जीन्स बनाने चाहती हूँ मैं, तो मैं अगर नया कोई लिवाइस के सामने खड़ा करूँगी कोई भी उत्पाद या कोई भी अपना ब्रांड नेम, तो उसमें मुझे सालों लग जाएंगे। तो बेटर है कि मैं लिवाइस का क्या ले सकती हूँ? लाइसेंस। बदले में उनको क्या मिलेगी? मैं उनको एक फिक्स साल की रॉयल्टी दूंगी, उतने पैसे, और मुझे मेरी फर्म को उनकी बौद्धिक संपदा यानी कि उनका जो नाम है, ब्रांड नेम है, पेटेंट है, उनका चिन्ह, उनका जो स्वामित्व का अधिकार है, टेक्नोलॉजी, कैसे जीन्स बनाई जाती है लिवाइस की, क्योंकि लिवाइस की जीन्स का प्रोडक्शन का एक फिक्स स्टाइल है। कहाँ पे सिलाई आएगी, कहाँ पे 2 धारियाँ आएंगी, कहाँ पे पॉकेट आएगी, कहाँ पे बेल्ट आएगी, बेल्ट की चौड़ाई कितनी होगी, जीन्स की चौड़ाई लंबाई कितनी होगी। जी ऐसे ही नहीं बना सकते आप, अपनी मर्जी से इसमें चेंज नहीं कर सकते। जो उनका बना हुआ है, जिसके लिए एक उपभोक्ता ब्रांड को खरीदता है, वही चीज़ आपको लाइसेंस के द्वारा मिल जाएगी और आप उस नाम का प्रयोग करके आप अपने, ये ज़्यादातर लाइसेंस प्रक्रिया कौन यूज़ करते हैं? विकासशील देश। क्योंकि जहाँ पे विकासशील देशों को अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने में, या नया निर्यातक होता है जिसको अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने में भी टाइम लगेगा, जैसे हमारे यहाँ अंबानी है, रिलायंस है, टाटा स्टील है, इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तो बहुत पुराने हो चुके हैं, हमारे देश की नामी कंपनी है। लेकिन जब हम निर्यात में नए उतरते हैं तो हम लाइसेंसिंग को हमारे लिए बहुत आसान बना देती है विदेशी विपणन में घुसने के लिए। इसमें विदेशी फर्म को समान उत्पाद, किस्म, ब्रांड का उपयोग करना होता है। समान यानी कि मैंने आपको अभी जैसा समझाया कि जैसे अगर लिवाइस जीन्स का जो जैसे बनती है वैसे ही आपको बनानी पड़ेगी। फिर आता है फ्रेंचाइजिंग यानी कि आपने मैकडोनल्ड, डोमिनोज, इनका बहुत नाम सुना होगा। फ्रेंचाइजिंग एक विशेष प्रकार का लाइसेंस है जो स्वतंत्र फर्म को निश्चित तरीके से व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान करती है। यह अधिकार फ्रेंचाइजर के उत्पादों को बेचने, नाम का उपयोग करने, उत्पादन और विपणन तकनीक का प्रयोग करने, अन्य किसी विशिष्ट रूप में हो सकता है। फ्रेंचाइजी यानी कि आपने देखा होगा, आप जब घूमते होंगे आपने देखा होगा कि
डोमिनोज़ का आपने देखा होगा, डोमिनोज़ हो, पिज़्ज़ा हट है या मैकडोनल्ड है, जब आप किसके सामने से गुजरते हैं तो आप अगर पूरी दुनिया के मैकडोनल्ड की शोरूम पे रेस्टोरेंट में जाएंगे, सेम कलर होगा, सेम बोर्ड होगा, सेम उसका जो मोनोलोग है, यानी जो उसका एम्बलम है या जो उसका चिन्ह है, व्यापारिक चिन्ह सेम होगा, बैठने की व्यवस्था सेम होगी, फर्नीचर सेम होगा। इनफैक्ट जो बनाने की मशीनें हैं, जो मैकडोनल्ड का बर्गर या उसकी जो चिप्स बनाने की या उसकी जो जितने भी आइसक्रीम है, शेक है, ये जो बनाने की जो मशीनें होती हैं वो भी वहाँ से ही कंपनी द्वारा भेजी जाती हैं। आपको उनको क्या देना होता है? सिर्फ उनको अपनी जगह देनी होती है, आपको लेबर देनी होती है, ट्रेनिंग तक भी वही देते हैं, और वो सारा उनको प्रशिक्षण देने से लेके सब कुछ वो तैयार करते हैं। आपको उसके बदले में उनको पैसे देने होते हैं, और आपका पर इसमें नाम आपका नहीं होता। लाइसेंस और फ्रेंचाइजी दोनों में अंतर ये है कि इसमें आपका कहीं उत्पादक का नाम नहीं होता, इसमें आपको उनके नाम पर ही सेल करनी होती है और बदले में आप उनको रॉयल्टी देते हैं। अब आपको ये प्रक्रिया पहले नंबर पे आप पॉइंट देखेंगे तो ये फ्रेंचाइजिंग कब आसान है? जब बहुत आसान कब है? जब हम नए हैं, जब हमें निवेश का ज्ञान और विपणन शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। इस चीज़ में आपको सब कुछ उनका जो फ्रेंचाइजी दे रहा है उसका सब कुछ आपको मिल जाता है। जो आपको रॉयल्टी है वो आप उनको देते हैं। अगर हम वाइस वर्सा करें, मैं आपको एक और बहुत अच्छा उदाहरण दूंगी। ऐसा नहीं है कि हम विकासशील हैं तो हम किसी से लेते ही हैं, हम देते भी हैं। हमारे यहाँ पर जैसे बहुत नामी है हल्दीराम, आपने सुना होगा, हल्दीराम की नमकीन मिठाई, जैसे उनका मैकडोनल्ड फेमस है, वैसे विदेशों में जितने भी बसे हुए भारतीय हैं उनको हल्दीराम बहुत पसंद है। तो हल्दीराम की जैसे हम रॉयल्टी प्रदान करके मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेते हैं, वहाँ पे लोग, विदेशों में बसे हुए लोग हल्दीराम की से फ्रेंचाइजी लेके और वहाँ पर सेम हल्दीराम का स्टोर, तो ताकि हल्दीराम की मिठाई, नमकीन, जितनी भी चीज़ें हैं वो हल्दीराम की वहाँ पर भी उपलब्ध होती हैं, वैसा सही शोरूम बन जाता है। तो उसके बदले में हल्दीराम को क्या मिल गया? रॉयल्टी। तो ऐसे ही एक से एक दूसरे देश में ये भी विपणन का, एक अंतर्राष्ट्रीय विपणन का बहुत अच्छा तरीका है। जो फर्म व्यवसाय का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने जा रही है, लाइसेंसिंग व्यवस्था एक ऐसा साधन प्रदान करती है जिसके द्वारा वह बिना किसी पूंजी विनियोग और प्रबंध समय के विदेशी बाजार का परीक्षण कर सकती है। विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धियों के विरुद्ध प्राथमिक व्यूह रचना के रूप में इसे अपनाया जा सकता है। यानी प्रतिस्पर्धी, आपको इसमें प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप डरते हैं, आप नए हैं, आपको लगता है पता नहीं कितने मेरे को प्रतिस्पर्धी मिलेंगे। तो बेटर है कि आप जो सबसे पहले शुरुआत करें अपने निर्यात की। ऐसा अगर आपका मटेरियल है, अगर आपको रेस्टोरेंट खोलने की इच्छा है या आपको इस तरह का कोई भी काम करने की इच्छा है जिसमें लाइसेंस और फ्रेंचाइजी चले, तो पहली बार जब आप निर्यात करते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। जब मेजबान देशों के नियमों द्वारा, यानी कि जो हमारे बाजार बंद होता है, तो ऐसे बाजार में प्रवेश हेतु लाइसेंस व्यवस्था एक सक्षम अवसर प्रदान करती है। जहाँ पे ऐसे कई कंट्रीज़ हैं, ऐसे कई देश हैं जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विपणन थोड़ा मुश्किल है, जहाँ पे विदेशी विनियोग नहीं कर सकते, जहाँ आप अपना पैसा नहीं लगा सकते, वहाँ पे आप ऐसे देश अपनी दूसरे देशों में अपनी लाइसेंस देकर अपनी कमाई कर लेते हैं। तो ये था आज हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लाइसेंसिंग एवं फ्रेंचाइजिंग। अगली कक्षा में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, निर्यात के बारे में पढ़ेंगे।